चलिए जनाब, हम आज स्टार्ट लेते हैं केमिस्ट्री का। आपका पोर्शन है और क्वेश्चंस को आराम से पढ़िएगा। एक एक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन है 69, कहता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है ये चेंज इन कंसंट्रेशन है पर यूनिट टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पर सेकेंड, यानी डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स या इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो ऑप्शन जो है वो सी है। 70 क्वेश्चन को आप जरा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 70 कहता है कि इन द रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस NO2 प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO। कहता है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीजेस बाय 0.02 मोल पर लीटर इन 1 सेकेंड, व्हाट हैपन्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ CO। ये रिएक्शन है। देखिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड और प्रोडक्ट बन रहा है NO2, सॉरी रिएक्टेंट NO2 है, प्रोडक्ट बन रहा है CO2 और प्लस NO, ये है प्रोडक्ट। कहते हैं कि इन द रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीजेस बाय 0.02 मोल पर लीटर, अगर इसमें इंक्रीज आता है 0.02 मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो फिर ये पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ये है व्हाट हैपन्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ CO। तो क्या होगा कि अगर आप देखें तो ये दोनों बराबर हैं, इसका 1 मोल यूज होगा तो इसका 1 मोल बनेगा, तो लिहाजा ये भी आपके पास आएगा 0.02 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यह है सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन है 71, कहते कि व्हाई इज द रेट ऑफ रिएक्शन नॉट कांस्टेंट ओवर टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट नहीं रहता ओवर टाइम। कैसे कि अगर आप देखेंगे तो इब्तिदा में जो कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है और वक्त के साथ साथ ये कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होती है। देखिएगा, ये है कंसंट्रेशन। तो जैसे टाइम गुजरेगा इब्तिदाई कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है जी, ये टाइम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। क्यों कि जब कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो कोलिजन ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे ये मॉलिक्यूल्स हैं ब्लैक, और कंसिडर कर दीजिएगा कि ये जो ब्लू मॉलिक्यूल्स हैं ये रिएक्शन कर रहे हैं, तो जैसे कोलिजन होगी, रिएक्शन होगा इब्तिदा में, वो मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में, तो अब वो रिएक्शन के मॉलिक्यूल है नहीं, तो नेक्स्ट जो सेकंड है उसमें कोलिजन कम हो जाएगी, तो कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जाएगा। 71 में यह है सेकंड ऑप्शन। 72 कहते कि व्हाट इज द टर्म फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड ओवर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। जब आप स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे आप रिएक्शन का रेट मेजर करते हैं तो उस रेट को हम कहते हैं इंस्टंटेनियस रेट। इंस्टेंट कहते हैं एक लम्हे को, दैट इज वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। 72 में भी ऑप्शन सही है। 73 कहते कि व्हाट इज द स्लोवेस्ट स्टेप इन अ रिएक्शन मैकेनिज्म कॉल्ड। जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा रिएक्शन मैकेनिज्म का तो वो होता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप। कैसे, तो देखिएगा, जो स्लोवेस्ट स्टेप है तो वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है 73 में। देखिएगा, मिसाल के तौर पे हमारे पास है, ये कन्वर्ट होता है, एक रिएक्टेंट है और ये किसी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो गया है, ये लेट्स से कि ये एक स्लो। अच्छा जी, तो कंसिडर कीजिएगा कि लेट्स से कि ए जो है वो बी के साथ रिएक्शन करके मिलके ये बनाता है ए बी, ठीक है जी। अब ये एक पूरा रिएक्शन है और इस रिएक्शन में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, तो वो स्टेप्स जो हैं तो वो अगर आप लिख लेते हैं तो इनमें से जो सबसे स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। देखिएगा, इसकी मिसाल सिंपल ऐसी है कि लेट्स से आपके पास एक है और या फिर एक दरिया कंसिडर कर लें कि ये दरिया ऐसे जा रहा है, तो जहां से सबसे कम पानी पास होगा, लेट्स से कि ये है। अब अगर इधर से बहुत ज्यादा पानी पास हो रहा है और ये कम है, यहां से सबसे कम है, तो ये वाला जो स्टेप आता है जहां से मिनिमम क्वांटिटी पास होगी रिएक्टेंट की पर सेकंड, उसी को हम कहते हैं स्लोवेस्ट स्टेप, एंड दैट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो 71 72 73 में
ये आता है व्हाट इज द स्लोएस्ट स्टेप इन अ रिएक्शन मैकेनिज्म, तो ये है रेट डिटरमिनिंग स्टेप और ये है बी ऑप्शन। 74 which of the following statement is true about reaction intermediate? इंटरमीडिएट के बारे में क्या बात सही है? तो अगर आप देखेंगे इंटरमीडिएट जो होते हैं वो एक रिएक्शन का प्रोडक्ट होते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन का वो रिएक्टेंट होते हैं। तो ये है 74 में, लाइक फॉर एग्जांपल ए कन्वर्ट होता है, लेट्स से एक बी इंटरमीडिएट है और बी कन्वर्ट होता है सी में, तो ये जो इंटरमीडिएट है ये फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, जबकि सेकंड जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये उसका रिएक्टेंट है। तो 74 में दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ वन स्टेप एंड रिएक्टेंट्स इन अ सब्सिक्वेंट स्टेप, जो नेक्स्ट स्टेप है। 75 कहते कि इफ डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ CO doubles the rate of reaction while holding NO2 concentration constant, what is the order of the reaction with respect to CO? मतलब इसका 75 कहते कि if doubling the concentration of CO doubles the rate of the reaction while holding NO2 concentration constant, what is the order of the reaction with respect to CO? मिसाल के तौर पे यही रिएक्शन है कि अगर आप ये कर लेते हैं, जरा देखिएगा, कहते कि इफ डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ CO, अगर आप ये डबल कर लेते हैं तो क्या होता है, इट डबल्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। NO2 को आपने कांस्टेंट लिया हुआ है, आप इसको चेंज नहीं कर रहे, इसको डबल करें तो रेट डबल हो जाता है। तो अब के आपके पास जो रेट ला आता है वो इस तरह होगा, यानी जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो इस तरह आता है, यानी रेट है तो ये प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ CO टू द फर्स्ट पावर। इसको हम कहते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, बिकॉज जब आपने इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दी तो रेट डबल हो गया। अगर आप इसकी कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ा दे तो रेट 3 टाइम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन आप इसकी 4 टाइम बढ़ा दे तो रेट 4 टाइम बढ़ेगा। इसका मतलब है कि रेट जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। लेकिन ये भी याद रखें कि अगर ऐसा कुछ हो, लेट्स से कि रेट जो है, मैं इसको लिख लेता हूं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करें और रेट चेंज ना हो, ठीक है जी, कंसंट्रेशन डबल की रेट में फर्क नहीं आया, कंसंट्रेशन 3 टाइम कर दी रेट में फर्क नहीं आया, तो वही रेट है, दिस इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन अगर रेट प्रोपोर्शनल होगा टू द फर्स्ट पावर तो फिर ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कंसंट्रेशन ले ली है एक रिएक्टेंट की और आपने रेट मालूम किया, फिर आपने एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और आपने कंसंट्रेशन डबल कर दी, रेट डबल हो गया, सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। फिर आपने कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ा दी, रेट 3 टाइम बढ़ा, कंसंट्रेशन 4 टाइम बढ़ा दी, रेट 4 टाइम बढ़ा। सो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फर्स्ट पावर। लेकिन अगर ऐसा कोई आ जाए, ऐसा रिएक्शन के मिसाल के तौर पे या डिफरेंट रिएक्शंस हैं, ये अलग रिएक्शन है, ये अलग है, ये अलग है, मिसाल के तौर पे आपने कंसंट्रेशन डबल कर दी, रेट 4 टाइम बढ़ा, ठीक है जी, तो इस वक्त आपने इधर स्क्वायर लेना होता है, तो ये फिर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। 75 में बी ऑप्शन। 76 कहते कि हाउ इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन्ड? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये एक्सपेरिमेंटली मेजर होता है, किसी रिएक्शन को देख के आप ऑर्डर नहीं मालूम कर सकते। आपके कोर्स में जो रिएक्शन है, 6-7 रिएक्शन है, उन सब का ऑर्डर आप याद रखेंगे, या फिर आपको डेटा दिया जाएगा, मिसाल के तौर पे इस तरह का डेटा आपको दे दिया जाए तो आप ये ऑर्डर इससे मालूम कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये है कंसंट्रेशन और ये आपके पास है के की वैल्यू, तो इसकी बुनियाद पे आप ऑर्डर की बात कर सकते हैं। लेट्स से ये कंसंट्रेशन है 0.1, ठीक है जी, आप चले ये ले लेके ये ए है हमारे पास और ये बी है, ए की मोलर कंसंट्रेशन और ये है बी की। आप एक एक्सपेरिमेंट में इसकी 0.1 लेते हैं और ये भी 0.1 लेते हैं, और यहां पे लेट्स से कि आप ऑर्डर मालूम कर लेते हैं, रेट मालूम कर लेते हैं 0.25। अब आप इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रख के इसको डबल कर लेंगे और फिर देखेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ा है। अगर ये डबल हो जाए तो फिर अब आपके पास बी के लिए आपने क्या लेना है, फर्स्ट पावर आपने लेना है। तो अब ये होगा कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, तो ये बी के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है कि जब आपने बी को डबल किया तो रेट डबल हो गया। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इस तरह होगा कि आप अगेन ये लेते हैं 0.1 और ये 0.1, तो रेट आपके पास 0.25 है, ठीक है जी, यानी वही एक्सपेरिमेंट। अब मैं यूं कर लेता हूं कि बी को कांस्टेंट लेके ए को डबल कर दूं,
सो अगर ए को डबल करने से रेट वहीं आ जाए जो पहले था तो इट इज एक्चुअली जीरो ऑर्डर, लेकिन अगर ये रेट फिर डबल हो जाता है सो फिर आपके पास ये ए के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर है, और ये कुछ आप करेंगे एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। 76 में बी ऑप्शन है, ऑर्डर इज डिटरमिन्ड तो एक्सपेरिमेंटली बाय ऑब्जर्विंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट, उससे मालूम नहीं होता। 77 what happens to the rate of reaction when the surface area of a solid reactant increases। याद रखें कि सॉलिड जब होते हैं रिएक्शन सरफेस पे होगा, तो जितना आप सरफेस को ज्यादा कर देंगे, मिसाल के तौर पे इस वक्त ये सरफेस है तो रिएक्शन इन पार्टिकल का होगा जो सरफेस पे मौजूद हैं। अगर आप इसको काट लेते हैं तो आपके पास नए सरफेसेस बन जाते हैं, एक ये वाला सरफेस होगा और एक ये वाला सरफेस है। मिसाल के तौर पे ये नए मॉलिक्यूल हैं या एटम्स हैं जो कि एक्सपोज हो गए हैं, और इस तरह ये वाले भी वो नए मॉलिक्यूल हैं जो रिएक्शन को एक्सपोज हो गए हैं। तो जितना आप इसको पल्वराइज करेंगे, सॉलिड को जितना आप पाउडर्ड करेंगे, ठीक है जी, जितना आप इसकी मिलिंग करेंगे यानी पाउडर बना के, तो जितना उसका आप पाउडर स्मॉलर साइज में कन्वर्ट करेंगे पार्टिकल को, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ द रिएक्शन when surface area of solid reactant increases, rate increases। 77 C option है। 78 कहते हैं कि what is the effect of increasing the temperature on the rate of reaction। याद रखिएगा रिएक्शन चाहे एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, लेकिन अगर आप क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेट बढ़ेगा। और जनरल याद रखें कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, एक इक्वेशन है कि जिसके मुताबिक हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से रेट जो है वो डबल हो जाता है। तो 78 में व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, सो इट इंक्रीजेस द रेट। 78 में सी। 79 कहते हैं कि व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी जो है इट इज द मिनिमम एनर्जी required to initiate a reaction। यानी अगर आप एक रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल बनाते हैं और ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, लेट्स से कि ये रिएक्टेंट्स हैं और आप इतनी एनर्जी दे के तो फिर इसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ये जो एनर्जी आपने दी है इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है जी। और जिन रिएक्टेंट्स को एक्टिवेशन एनर्जी ऑलरेडी अवेलेबल है रूम टेम्परेचर पे, वो ऑलरेडी हो चुके हैं। ये जो कुछ आप देख रहे हैं जमीन और सब कुछ, तो ये ऑलरेडी वो रिएक्शन है जिनको एक्टिवेशन एनर्जी रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल थी, तो वो हो चुके हैं। अच्छा, अच्छा 79 में तो कौन सा सही ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। 80 पढ़ लीजिएगा। 80 में यह है कि what happens to the fraction of molecules with energy greater than the activation energy when temperature increases। यानी जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी, what happens to the fraction of molecule with energy greater than the activation energy when temperature increases। यानी जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से भी ज्यादा है, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ दोज मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, यानी परसेंटेज ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज। 80 में सी ऑप्शन है। 81 कहते कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। रेट कांस्टेंट्स की यूनिट जरूर आपको पता हो, तो अगर आप मालूम करना चाहते हैं जरा देखिएगा, रेट कांस्टेंट है तो जनरल एक इक्वेशन याद रखिएगा कि हमारे पास से ये है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और इस वक्त है ए, यहां पे होगा एन। एन इज द ऑर्डर। अब हर एक केस में गौर से देखिएगा कि के जो है ये बराबर है रेट ऑफ रिएक्शन यानी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ये है के, और इसको आपने डिवीजन में लिखना है। और अब इस वक्त आप ऑर्डर मालूम कर रेट जो है ऑर्डर को देखते हुए आप रेट कांस्टेंट का यूनिट मालूम कर सकते हैं, यानी के बराबर होगा, ये है आपके पास सिंपल क्या है, कंसंट्रेशन है, आपने इसको यूं ही लिखना है। फिर ये क्या है, ये आपके पास टाइम है, फिर
1 डिवाइडेड बाय ए, तो ये अगेन कंसंट्रेशन है। चूंकि ये ऑर्डर है और आप कह रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहां पे 1 पावर होगा, ये कैंसल होके तो 1/t आता है। सो हमारे पास जो यूनिट है वो सिंपल पर सेकंड है। ठीक है जी। और अगर आपके पास जीरो ऑर्डर है तो इधर जीरो लगा लेंगे। ठीक है जी। तो फिर ये 1 होगा, तो जीरो लगाएंगे तो 1 होगा, और ये आपके पास आ जाएगा कंसंट्रेशन बाय टाइम में ये यूनिट होगा। अगर ये सेकंड ऑर्डर है तो इधर 2 लगाइए, तो एक कंसंट्रेशन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अब जो यूनिट आएगा वो 1/t और 1 बाय कंसंट्रेशन वाला यूनिट होगा। इसमें इतना टाइम नहीं लगता, तो ये आप याद करने के बजाय उस वक्त आप कैलकुलेट कर भी सकते हैं, इतना थोड़ा सा टाइम होता है। अच्छा आगे जाइएगा, तो ये है 81 में सेकंड ऑप्शन है 80 जी। 80 में what happens to the fraction of molecule with energy greater than the activation energy when temperature increases, so that fraction of the molecule increases। 80 में सी ऑप्शन है। 82 which factor is least likely to affect the rate of reaction? रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज से अफेक्ट नहीं होता? लीस्ट लाइकली, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये है सेकंड ऑप्शन के मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोडक्ट। याद रखें, रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द रिएक्टेंट बट नॉट बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट है, तो 82 में सेकंड ऑप्शन आ रहा है। 83 कहते कि वाई डू पाउडर्ड सॉलिड रिएक्ट फास्टर देन लार्ज लम्प्स ऑफ द सेम सब्सटेंस? क्यों हम सब्सटेंसेस को पाउडर फॉर्म में लेते हैं? सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है और इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अच्छा आगे जाइएगा, तो 84 में कहते कि व्हाट डज अ हाई वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के इंडिकेट? अगर के की वैल्यू ज्यादा है, तो पहले तो आप रेट लॉ को देख लें कि रेट लॉ में अगर आप देखेंगे, रेट लॉ में के अगर ज्यादा है तो ये रेट के साथ इसका रिलेशन आता है। याद रखिएगा कि इस वक्त अगर आप ये करते हैं, मिसाल के तौर पे डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी ये रेट ऑफ रिएक्शन है और ये है ए। लेट्स से कि आप दो रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, वहां पर आप एक में ए रिएक्टेंट है, दूसरे में बी रिएक्टेंट है। अगर आप इसकी कंसंट्रेशन ले लेते हैं 1 मोल पर लीटर ले लें, ठीक है, यानी आपके पास एक रिएक्शन है और उसमें ए की कंसंट्रेशन आपने ले ली है 1 मोल पर लीटर, तो अब जो रेट है, रेट ऑफ द रिएक्शन, ये रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। एक्चुअली हम जो है हम मालूम करते हैं हमेशा के की वैल्यू हम मालूम करते हैं। अच्छा अब जरा बी को ले ले, मैंने कहा था दो रिएक्शन है, ए इज कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट, बी इज कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट। ए की कंसंट्रेशन आपने 1 ले ली, तो फिर ये ए का जो इसके लिए जो रेट कांस्टेंट आएगा दैट विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब दूसरे रिएक्शन में भी बी की कंसंट्रेशन आप ले ले 1 मोल पर लीटर, तो जिसके लिए के की वैल्यू ज्यादा आएगी तो उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आता है। तो रिएक्शन इज फास्ट, यानी अगर आप किसी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट मालूम कर लें और वो ज्यादा आता है तो वो रिएक्शन फास्ट होगा। 84 में बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कैटालिसिस इज इनकरेक्ट? कहते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, नॉट करेक्ट अबाउट कैटालिसिस? कैटलिस्ट इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, नो। याद रखें कि कैटलिस्ट जो है इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट रूट। लाइक फॉर एग्जांपल देखिएगा कि ये हमारे पास एक एनर्जी प्रोफाइल है और ये है पोटेंशियल एनर्जी। अनकैटलाइज्ड रिएक्शन ये है कि रिएक्टेंट ने इतनी एनर्जी ले ली और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो अब इस केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इतनी है, ठीक है जी, ये पहले केस में। लेकिन जब आप कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स को इलेक्ट्रॉन देगा, रिएक्टेंट से इलेक्ट्रॉन लेगा, उनके साथ बॉन्ड बनाएगा या उनको ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी प्रोवाइड कर लेता है, यानी कैटलिस्ट एक्चुअली रिएक्ट विद द रिएक्टेंट्स। लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन कैटलिस्ट फिर उसी तरह कन्वर्ट हो जाएगा, उसी तरह बन जाएगा जैसे एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन था, ठीक है जी। तो ये कैटलिस्ट जो है वो कैटलाइज करता है रिएक्शंस को मुख्तलिफ तरीकों से। कुछ केसेस में रिएक्टेंट्स को इलेक्ट्रॉन दे देता है अगर वो लेविस एसिड से, कुछ केसेस में उनके लॉन पेयर ले लेता है अगर वो लेविस बेसिस है, कुछ केसेस में अगर ये खुद कंपाउंड है लाइक वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे एक रिएक्शन लिख लेता हूं,
ये है SO2 प्लस O2 और आपने कन्वर्ट कर दिया विदाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन। मैंने लिख दिया है V2O5। पता है क्या करता है ये? V2O5 सबसे पहले इसको ऑक्सीजन देगा और खुद कन्वर्ट हो जाता है, यानी इस तरह है कि SO2 ये V2O5 के साथ रिएक्शन कर लेता है, यानी ये टोटल रिएक्शन है। और अब इस रिएक्शन का मैं यहां पे मैकेनिज्म लिख रहा हूं। तो SO2 V2O5 के साथ मिलके खुद कन्वर्ट हो जाएगा SO3 में और वो कन्वर्ट हो जाते हैं V2O3 में, वेनेडियम ट्राई ऑक्साइड में। नेक्स्ट स्टेप में वही वेनेडियम ट्राई ऑक्साइड ऑक्सीजन को ले लेता है और फिर से कन्वर्ट हो जाएगा V2O5 में। सो अगर आप इसको ऐड कर ले दोनों को, तो V2O3 यहां पर है और इधर है, और साथ साथ V2O5 यहां पर है और V2O5 यहां पर है। तो रिएक्शन में इसने हिस्सा लिया, लेकिन एट द एंड वही हो गया जो था। तो SO2 O2 और इधर आ जाएगा SO3। तो यह है SO2 O2 और कन्वर्ट हो जाएगा SO3 में। सो कैटलिस्ट क्या करता है? इट प्रोवाइड्स अल्टरनेट रूट। जरा देखें कि नया एक रूट बना दिया इसने ऐसे, और आपके पास ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये पहले के मुकाबले में अब क्या है? कम है, यानी कैटलिस्ट कुछ बॉन्ड्स को तोड़ देता है वगैरह वगैरह, तो वो एनर्जी आपको नहीं देना पड़ती। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है और इसमें है सेकेंड ऑप्शन और फिर इसके बाद 86। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस? मोस्ट ऑफ द कैटालिसिस इज हेट्रोजीनस। तो हेट्रोजीनस याद ना करें, होमोजीनस आपको पता हो। मेजॉरिटी जो कैटालिसिस है, आप सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देख लें, मेजॉरिटी जो है तो वो हेट्रोजीनस ही है, होमोजीनस बड़ी कम है। आपके कोर्स में एक तो लेड चैम्बर प्रोसेस वाला आ जाता है, कभी कभार SO2 O2 और उसमें NO2 कैटलिस्ट है, वो आ जाता है, या फिर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जहां पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कैटलिस्ट है। सो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस? तो सेकंड ऑप्शन है। अच्छा, आगे जाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लें। कहते कि विच व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ थर्मल एनर्जी? जाउल। कैलोरी जो है वो जब आप कहते हैं कि पानी जो है उसका आप टेम्परेचर पहुंचाते हैं 1 ग्राम पानी का, और 14.5 से 15.5 यानी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जो हीट एनर्जी आप देते हैं उसको हम कहते हैं कैलोरी। फिर आप कहते हैं जाउल भी है, तो कहते हैं व्हाट इज द SI यूनिट? तो वो जाउल ही है। इसी तरह अर्ग भी है और वाट भी एक और यूनिट है, लेकिन एनर्जी का इनमें SI यूनिट सिर्फ सेकंड ऑप्शन है। 88 कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक? कंबशन ऑफ एनीथिंग दैट इज एक्सोथर्मिक। याद रखें, तमाम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी कंबशन होती है अगर वो प्योर स्टेट में हो। ठीक है जी, ये बुनियादी एक कंडीशन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, चाहे आप अल्कोहल लें, एल्डिहाइड लें, कीटोन लें, हाइड्रोकार्बन आप ले लें, आप तो जो भी हैं उनकी कंबशन होती है, और ऑल कंबशन आर एक्सोथर्मिक। 88 में सी ऑप्शन है। 89 व्हाट डज हेस्ला स्टेट? हेस्ला क्या कहता है? हेस्ला कहते हैं कि अगर आप कोई रिएक्शन परफॉर्म करवा लें और ये रिएक्शन किसी भी पाथ को फॉलो करे, तो जो नेट चेंज होगा एंथैल्पी का वो वही रहेगा जो पहले था। यानी देखिएगा, मैं ये कह रहा हूं, हेस्ला ये कहता है कि अगर ए लेट से कन्वर्ट होता है डी में और इस दौरान ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट खारिज हो, ये है इसका पाथ वन। अब अगर यही ए जो है ये कन्वर्ट हो जाए डी में, लेकिन पहले कन्वर्ट होता है बी में और बी से फिर सी में और सी से फिर डी में, तो ये जो हीट होगी इस दौरान जो रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, एंथैल्पी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कुछ भी हो सकती है, और ये जो हीट है और प्लस Q3, हेस कहता है कि चूंकि आपने इसी स्टेट से, केमिकल स्टेट से स्टार्ट करके इसी पे आपने खत्म कर दिया, तो ये जो हीट है ये इनके सम के बराबर होगी। Q1 Q2 और Q3 ये बराबर होगी उसी Q के। यानी आप कह सकते हैं कि इट इज एक्चुअली अनदर वर्जन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जो उस स्टेप में इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है, उतनी ही एनर्जी इस तरह कंबाइंड जब आप करेंगे
तो वो उतनी ही एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी। टोटल एंथैल्पी चेंज इन अ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉरवर्ड, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथवे और इंडिपेंडेंट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। समझ गए बात? अच्छा, 89 में सेकेंड ऑप्शन है, और फिर 90 में कि व्हाट इज द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है? देखिएगा, लेट्स से कि ये है सोडियम आयंस गैसियस स्टेट में, और ये है क्लोराइड आयंस गैसियस स्टेट में, और ये कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट बना दे सोडियम क्लोराइड सॉलिड। ठीक है जी, देखें गैसियस है, डिसॉल्व फॉर्म नहीं है, और मिलकर सॉलिड बना दिया, तो ये जो एंथैल्पी है, यानी ये जो एनर्जी रिलीज होगी, इसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। यह है लैटिस एनर्जी। अच्छा, तो कहता है कि व्हाट इज द लेटेस्ट एनर्जी एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन आयंस फॉर्म अ सॉलिड लैटिस, आयंस और ये भी गैसियस। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 91 में कहता है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इज मेजर्ड एट विच टेम्परेचर। याद रखिएगा, यहां पे गलती ना करें कि गैसेस के लिए जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो क्या है, वो एसटीपी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड गैसेस के लिए। तो कोई कंफ्यूजन ना हो, यानी फॉर गैसेस जो है स्टैंडर्ड स्टेट जो होगा, स्टैंडर्ड स्टेट वो आपको याद रहे कि वो एसटीपी है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटीएम प्रेशर। लेकिन एंथैल्पी के लिए, यानी जो हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब रिएक्शन है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड स्टेट आप लेंगे, स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा, वो है आरटीपी। और इसकी रीजन क्या है? रीजन सिंपल है कि हम लेबोरेटरी में ही रिएक्टेंट्स, लेबोरेटरी टेम्परेचर पे ही हम रिएक्टेंट्स लेते हैं और वो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो लिहाजा हमने आरटीपी, रूम टेम्परेचर प्रेशर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटीएम, वही हमने स्टैंडर्ड ले लिया है। 91 में सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, आगे जाइएगा 92। व्हाट इज द टर्म फॉर द हीट एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। अब यहां पे एहतियात करें कि यहां पे क्वांटिटी मेंशन नहीं है। अगर क्वांटिटी 1 मोल हो तो फिर आप इसको कहते हैं मोलर हीट, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट आपसे कहते हैं। सो व्हाट इज द टर्म फॉर द हीट एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 केल्विन, सो दैट इज हीट कैपेसिटी। यानी सिंपल है कि अगर आप एक सब्सटेंस लेते हैं इस तरह, ठीक है जी, क्वांटिटी स्पेसिफाइड नहीं है, और आप इसे हीट दे रहे हैं, और इसका टेम्परेचर जो है ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन बढ़ जाए, तो ये जो आपने हीट दे दी है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, गुंजाइश को कहते हैं। यानी हरारत के लिए कितनी गुंजाइश थी। अब अगर ये सब्सटेंस जो है ये कम होगा तो इसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा, इसकी हीट कैपेसिटी कम होगी। लेकिन अगर ये सब्सटेंस ज्यादा है मिकदार में, तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट देंगे। मिसाल के तौर पे 1 गिलास पानी गर्म करें और 1 ड्रम पानी गर्म करेंगे, तो 1 ड्रम की जो हीट कैपेसिटी है वो ज्यादा है। लेकिन स्पेसिफिक हीट एक और चीज है कि यहां पे क्वांटिटी आप मेंशन करते हैं। हम केमिस्ट्री में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट जो होता है। अब ये 1 मोल है, तो अब आपने जो हीट दे दी है इसको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट। 92 में सेकंड ऑप्शन हीट कैपेसिटी, और 93 में कि विच प्रिंसिपल इज द बॉर्न-हैबर साइकिल बेस्ड ऑन। बॉर्न-हैबर साइकिल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है जी, बॉर्न-हैबर साइकिल कुछ यूं है, मैं एक छोटा बना दूं ताकि आपके जहन में थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। बॉर्न-हैबर साइकिल इस तरह है, मिसाल के तौर पे हमारे कोर्स में जो एग्जांपल है, सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस बाहम मिलके क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड और सॉलिड। जरा इसे तवज्जो दें, ये है सॉलिड आरटीपी पे, ये है गैस आरटीपी पे, सोडियम क्लोराइड सॉलिड आरटीपी पे, और अब यहां पे मैंने इसको हाफ किया ताकि इसका मतलब जो इसको हम बैलेंस कर रहे हैं वो हो जाए। 1 क्लोरीन के लिए, 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स के लिए हम बात करें। अच्छा, इस हीट को हम क्या कहेंगे? इस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब
इस तरह है कि अगर मैं सोडियम को हीट कर लूं, टेम्परेचर तो बढ़ेगा, लेकिन हम इसकी सब्लिमेशन पर डायरेक्ट चले जाते हैं। वो कि टेम्परेचर पहले बढ़ेगा, फिर आप हीट करेंगे तो सॉलिड एक खास टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर हीट करेंगे तो फिर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर हीट करेंगे तो एक खास टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। हमने हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ जो आपके पास है फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन, दोनों को कंबाइन करके अब आप इसको क्या कहेंगे, हीट ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे। अच्छा, फिर सोडियम को एनर्जी मिली, मजीद हीट, और इसकी आयोनाइजेशन हो गई है, आप इसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है जी, तो ये आयंस आ गए, यानी हमें लैटिस के लिए ये चाहिए थे। अच्छा, अब क्लोरीन है, तो क्लोरीन को आपने एटमों में कन्वर्ट किया, तो ये जो एनर्जी है ये इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है। और इसका भी ख्याल रखा जाए कि ये क्लोरीन है, तो जब ये एटमों में कन्वर्ट होगा तो याद रखें कि जो एनर्जी आप दे रहे हैं वो तकरीबन 242 किलो जाउल होती है, और इसमें से हाफ एनर्जी वो लेगा, हाफ ये लेगा, तो आपने इसको 2 पे डिवाइड करके 121 किलो जाउल लेना है पर मोल ऑफ द एटम्स, तो ये वो है बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, अब क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोराइड आयंस बनेंगे, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यानी जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन की एंथैल्पी, और फिर बॉन्ड एनर्जी, और ये फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये तमाम हीट एनर्जीज हैं। नाम चेंज हुआ कि प्रोसेस के मुताबिक हम नाम रखते हैं। अच्छा, जब इनको मिलाया जाएगा ये बनेंगे, तो ये गैस आयंस है, इसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। समझ के बात को? अब सिंपल यह है कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि ये जो हीट होगा, चूंकि आपने इस केमिकल स्टेट से स्टार्ट लिया, पाथ 1 से और पाथ 2 से, और ये फाइनल केमिकल स्टेट है जहां से दो एरो स्टार्ट हो रहे हैं, यानी ये पाथ 1 और पाथ ये वाला, दिस इज इनिशियल स्टेट, और जहां पे दोनों एरोस खत्म हो रहे वो फाइनल स्टेट है। सही है? सो अब इसके मुताबिक कि चूंकि ये केमिकल स्टेट ये कांस्टेंट है, तो वो जो एंथैल्पी होगी वो इस सब के सम के बराबर होगी। सो हेस लॉ के मुताबिक हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होगा, ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन, यह है बॉन्ड एनर्जी, और प्लस यह है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इन सब को मिला के, अच्छा अब इसमें ही एक बात है कि सिवाय यहां पर जिसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और लैटिस एनर्जी, तो इस सिवाय इसके ये जो लैटिस एनर्जी है, बाकी सबको हम एक्सपेरिमेंटली इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सो लैटिस एनर्जी जो होती है वो फिर हम हेस लॉ से मालूम कर लेते हैं, यानी इसमें ये जो हीट्स हैं इन सबको एक्सपेरिमेंटली मालूम किया जाता है, और फिर लैटिस एनर्जी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आगे जाइएगा, क्वेश्चन नंबर है, अच्छा तो ये है कि 93 में ये आ जाएगा सी ऑप्शन, और कहते कि विच ऑफ द फॉलोइंग always has a negative enthalpy change, heat of combustion is always negative means combustion exothermic है। 95 जी, 95 which reaction is considered exothermic, तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ड्यूरिंग कंबस्शन। अब ये कैसे एक्सोथर्मिक है, याद रखें कि जो भी बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है, जनरल बात याद रखें, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक, तो वो आपने ये जो दरमियान में स्टेप्स होते हैं एंथैल्पीज, इनको आप जमा करके वो मालूम कर सकते हैं। अच्छा, 95 के विच रिएक्शन इज कंसिडर्ड एक्सोथर्मिक, तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स ड्यूरिंग कंबस्शन, चाहे जो भी रिएक्शन हो, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एक्सोथर्मिक। कैसे, तो जरा देखिएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, तो पहली बात
कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो चुके हैं, आप इनको अनपेयर करेंगे तो हीट एनर्जी देनी होगी। सो लिहाजा ये एंडोथर्मिक है। और जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन को अनपेयर किया, आगे अब अगर बॉन्ड बन रहा है तो फिर से आयोनिक अट्रैक्शन हो जाएगी, आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, या इलेक्ट्रॉन की जो अपोजिट स्पिन है उसकी वजह से अट्रैक्शन हो जाएगी, तो उसकी वजह से तो जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक है। 94 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज हैज अ नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, नेगेटिव एंथैल्पी चेंज, तो ये है हीट ऑफ कंबस्शन। आयोनाइजेशन जो है इसमें ए ऑप्शन आयोनाइजेशन है, तो दैट इज एंडोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम कहते हैं एनर्जी रिलीज्ड जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होगा, तो ये है। और फिर हीट ऑफ फ्यूजन, सॉलिड को मेल्ट करना, इट इज एंडोथर्मिक। और एक है तो ये कहता है हीट ऑफ कंबस्शन, इट इज एक्सोथर्मिक। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 96 के विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ आइस, इट इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन, यानी मेल्टिंग ऑफ आइस जो है तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और बाकी सब्सटेंसेस का भी। अच्छा, व्हाट डज द टर्म स्टेट फंक्शन एम्प्लाई? स्टेट फंक्शन आप किसको कहते हैं? वो पैरामीटर जिसका डिपेंड स्टेट ऑफ द सिस्टम पे हो। पैरामीटर्स क्या है? यानी वो वेरिएबल्स होते हैं कि जिनकी मदद से आप एक सिस्टम को एक्सप्रेस करते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है, प्रेशर इस पे कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है, वगैरह वगैरह। सो ऑल दीज पैरामीटर्स जो हैं, दीज आर यानी डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दीज आर पैरामीटर जिनकी मदद से आप एक सिस्टम को एक्सप्रेस करते हैं। अब इनमें से वो पैरामीटर जो इस सिस्टम के इसी स्टेट पे डिपेंड करते हैं उनको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। और अगर आप स्टेट को चेंज करें वो भी चेंज हो जाते हैं, दे आर स्टेट फंक्शन। ठीक है जी। और जो स्टेट के साथ नहीं चेंज होते तो या फिर स्टेट पे नहीं डिपेंड करते, पाथ पे डिपेंड कर लेते हैं, तो वो फिर पाथ फंक्शन है। 97 बी ऑप्शन। 98 व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई फॉर सॉलिड एंड लिक्विड्स? याद रखिएगा कि आपके पास जो डेल्टा एच है, मिसाल के तौर पे डेल्टा ई और प्लस क्या होगा, पी डेल्टा बी। तो सॉलिड्स के लिए वॉल्यूम चेंज नहीं आता जब उसे हीट करते हैं। हम बॉइलिंग की बात नहीं कर रहे, वो एक अलग चीज है। हम सॉलिड को सॉलिड रख के एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो जब आप एक सॉलिड को हीट करें तो उसका वॉल्यूम चेंज जो होगा वो जीरो होगा। लिहाजा डेल्टा एच और डेल्टा ई जो है वो बराबर होती है। मतलब ये है कि लोहे का एक टुकड़ा है, आपने उसे 10 किलो जूल एनर्जी दे दी, ठीक है जी, तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी 10 किलो जूल ही बढ़ जाएगी। अच्छा जी, तो ये है 98 में सी ऑप्शन है। 99 कि हाउ कैन द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन बी डिटरमिन्ड इनडायरेक्टली? तो ये है हेस लॉ जो अभी हमने बात की थी। हेस कहता है कि एक रिएक्शन जब होगा और एक स्टेट से आप दूसरे तक पहुंचेंगे, तो चाहे पाथ 1 से पहुंचे और आप चाहे अल्टरनेट कोई पाथ इस्तेमाल करें, जो टोटल एंथैल्पी चेंज होगा वो कांस्टेंट रहेगा दोनों पाथ से। तो यह है यूजिंग हेस लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बॉर्न-हेबर साइकिल? बॉर्न-हेबर साइकिल क्या करता है? बॉर्न-हेबर साइकिल जो है ये कैलकुलेट करता है लैटिस एनर्जी को इनडायरेक्टली, और इसको हम मुख्तलिफ वो जो पूरा साइकिल हम बना लेते हैं उसकी मदद से हम ये करते हैं। 101 के द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये आपके कोर्स में है कि ये फर्स्ट लॉ है ऑफ थर्मोडायनामिक्स, या इसे आप कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 102 व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर? तो हमारे पास इस वक्त ये आता है, यानी जो आपके पास रिलेशन है तो एंथैल्पी चेंज, और दूसरा इसने पूछा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज एट द कांस्टेंट प्रेशर। गैस की बात हो रही है तो ये होगा इंटरनल एनर्जी चेंज, और यहां पे जो भी वर्क है पी डेल्टा बी। गैसेस के लिए इस तरह आ जाएगा, सॉलिड और लिक्विड के लिए इसको आप जीरो कर लेंगे। तो 102 में सी ऑप्शन है। और फिर 103 में विच फैक्टर डज हीट कैपेसिटी नॉट डिपेंड ऑन? हीट कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन। हीट कैपेसिटी जो होती है, विच फैक्टर डज हीट कैपेसिटी नॉट डिपेंड ऑन?
तो ये पहले कहता है कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम। याद रखें, कंपोजिशन पे डिपेंड करती है, ठीक है जी। जितना एक सिस्टम, कंपोजिशन का मतलब कि उसमें क्या क्या मौजूद है, कितने किस्म के सब्सटेंसेस हैं, या फिर उनका स्ट्रक्चर क्या है। जितना एक मॉलिक्यूल कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत सारे किस्म के बॉन्ड्स होंगे, जैसे कि ऑर्गेनिक हैं, तो उसके लिए फिर हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे हीलियम का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अब हीलियम में क्या है, जो भी हीट आप देंगे वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। लेकिन जब आप बाकी किसी सब्सटेंस को हीट देंगे और वो उसके, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल सक्रोज ले लें, तो उसके मॉलिक्यूल बड़े पेचीदा होते हैं, तो कुछ एनर्जी वाइब्रेशन में, कुछ रोटेशन में, कुछ ट्रांसलेशन में इस्तेमाल होगी। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंसेस के लिए जो हीट कैपेसिटी है कि उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए, वो ज्यादा हीट दरकार होती है। तो ट्रांजिशन स्टेट पे नहीं डिपेंड करती। कहते हैं विच फैक्टर डज हीट कैपेसिटी नॉट डिपेंड ऑन, सो इट इज द ट्रांजिशन स्टेट। 104 कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होता है कि जो आप स्टार्ट कर लें लेकिन फिर वो अपने आप को मेंटेन रख सके खुद, तो हम इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस। अब ये देखिए, ये जो कहता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीजिंग एनर्जी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि लेट से ए जो है वो, जरा देखिएगा कि ए जो है वो मिसाल के तौर पे थोड़ी सी हीट आपने दे दी, और ये वो हीट है जैसे कागज को आप माचिस से, लाइटर से आग लगाए, तो ये वो हीट है जो आपने प्रोवाइड कर, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन जब ये आगे रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और ये ऑक्सीडाइज हो जाए और ये वाली हीट रिलीज करे, तो याद रखें कि ये हीट इसके मुकाबले में जरा ज्यादा होनी चाहिए, ताकि ये ज्यादा होगी तो नेक्स्ट रिएक्शन के लिए ये क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पे काम कर लेगा। लेकिन अगर ये हीट लेके प्रोडक्ट बना दे और ये बड़ी कम एनर्जी होगी, तो ये आगे फिर एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पे काम नहीं करेगा। तो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीजिंग एनर्जी। 104 में बी ऑप्शन है। 105 कि व्हाट इज द एनर्जी कन्वर्जन इन अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल आपने गो के आपके सिलेबस में डायरेक्ट तो नहीं होगा, आप डायरेक्ट इस तरह है कि अगर आप देखेंगे तो उधर उसने लिखा हुआ है जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जो रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इसका मतलब यही है कि आपने वो जो गैल्वानिक सेल के रिएक्शंस है 3-4, वो आपने याद रखने हैं। ड्राई सेल के रिएक्शन है, यानी जिंक मैंगनीज ऑक्साइड वाला रिएक्शन है वो, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल वाला रिएक्शन है, 2 हो गए। तीसरा रिएक्शन आपके पास जो है वो जो लेड एसिड स्टोरेज बैटरी है, वो आपने याद रखना है। और गैल्वानिक सेल का एक और रिएक्शन था जिंक और कॉपर का, याद है आपको। तो ये 4 आपको याद हो, और ये भी पता हो 4 रिएक्शन है कि हर रिएक्शन में कैथोड कौन है और हर रिएक्शन में एनोड कौन है, और कि किसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चेंज। अगर आपने ये कर दिया तो इस चैप्टर के जो 2 क्वेश्चन आते हैं या 3, वो आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो जरा देखिएगा, कहते हैं कि व्हाट इज द एनर्जी कन्वर्जन इन अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो ये एनर्जी कन्वर्जन जो है वो केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल है। अनबैलेंस रिएक्शन मैंने लिख दिया है, इस तरह होता है। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का जो रिएक्शन है, और इसमें स्टेट जो है 0 से +1 होगा और ये 0 से -2 हो जाता है। तो सी ऑप्शन है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 106 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो आपके कोर्स में जो दिए गए हैं, तो अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जहां पर एमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनिक एसिड है, इथाइल अल्कोहल है, और ये सारे वीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो 106 में सी ऑप्शन है। 107 व्हाट टाइप ऑफ बैटरी इज यूज इन ऑटोमोबाइल्स। गाड़ियों में जो मोटरसाइकिल और ट्रक ट्रेलर वगैरह या इवन यूपीएस वगैरह की जो बैटरी होती है, वो लेड एसिड स्टोरेज बैटरी है। यानी ये वाली बैटरी है कि जिसमें लेड एनोड है। याद रखें, आसान एक जनरल चीज याद रखें कि जो मेटल होगा दैट विल बी एनोड। मेटल को आप मेटल कह रहे हैं, दैट मीन साइंटिफिकली कि इट हैज द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, हम इसको कहते हैं मेटल। सो अगर आपको रिएक्शन दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि कौन सा इसमें एनोड है, तो जो मेटल है वो एनोड है। तो ये मेटल है, ये एनोड है। और ये देखिएगा, अब ये मेटल कंपाउंड है, इसका 0 स्टेट है और इसका क्या स्टेट आता है, +4।
और जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलते हैं H2SO4, तो दोनों ही बना लेते हैं लेड सल्फेट। अनबैलेंस रिएक्शन मैंने लिख दिया लेड सल्फेट। तो जरा देखिए कि ये जीरो है और यहां पर इसका +2 स्टेट है, तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो लिहाजा ये एनोड है, यानी लेड जो है ये एनोड है। और लेड ऑक्साइड को देखें, लेड का +4 स्टेट है और यहां पर लेड का क्या है, +2 स्टेट है। तो इस लेड ने क्या कर दिए, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। सो ये एनोड और वो कैथोड है। सेकेंड ऑप्शन है कि व्हाट टाइप ऑफ बैटरी इज यूज इन ऑटोमोबाइल, तो ये है सेकेंड ऑप्शन, लेड एसिड बैटरी जो है। आगे जाइए, कहते कि ये एक रिएक्शन है, कहते कि ये मैं रिएक्शन लिख लेता हूं, देखिएगा इस तरह का रिएक्शन है 2FeCl3 प्लस H2S, आगे प्रोडक्ट है 2FeCl2 2FeCl, अच्छा थोड़ा सा मसला है, चलो मैं इसे करेक्ट कर देता हूं। और ये है HCl, ये Cl2 है प्लस HCl और प्लस सल्फर। यहां पे हमसे ये पूछ रहा है, अच्छा इसमें ये सल्फर ही है, ठीक है जी। इसमें रिएक्शन में थोड़ा सा मसला है, इसको आप S2 ना कर, इसको S कर लो, ठीक है जी। तो ये है FeCl3, तो HCl हो गया और इसको आप FeCl3, इसमें थोड़ा सा मसला हो गया, बहरहाल प्रिंटिंग में यह है। पर हमें यह पूछा है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। एक्चुअली ये आयरन सल्फाइड बनेगा और HCl बनेगा। आयरन सल्फाइड रिएक्शन तो उधर दिया हुआ है, लेकिन ये आयरन सल्फाइड है और इस तरह का। पर ये जो भी है, हमें रिएक्शन में दिया गया है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 से क्या हो गया, 0 स्टेट है ये। आगे जाइए 109, what is the primary product formed at the cathode during the electrolysis of sodium chloride solution। जरा एहतियात करें कि एक सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस है, यानी मॉल्टन सोडियम क्लोराइड पिघली हुई, ठीक है जी। वहां पे क्या होगा कि फॉर्म्ड एट द कैथोड, अगर मॉल्टन है, मिसाल के तौर पे सोडियम क्लोराइड पिघला हुआ है, तो ये आयोनाइज मतलब आयंस है इसमें ऑलरेडी, और अब इसने मेल्ट कर दिया है, तो आपके पास ये आयंस आ रहे हैं, तो अब के कैथोड पे ये जाएगा, यू विल गेट सोडियम। लेकिन इसकी बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि ये हमारे पास क्या है, ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इक्वस है। तो वहां पे ये होगा, देखिएगा कि सोडियम है, क्लोराइड, ये आयोनाइज हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो मैंने इर्रिवर्सिबल लिख दिया है, और साथ साथ पानी भी मौजूद है। अब ये जो आयंस हैं ये स्पेक्टेटर होते हैं, ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, ये वाले क्लोराइड आयन जाएंगे, क्लोराइड आयन ये जाते हैं एनोड पे और इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्लोरीन गैस बना देंगे इस तरह। यानी अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना दूं तो वैसे देखिएगा कि ये हमारे पास है मिसाल के तौर पे कैथोड और ये है एनोड, यहां पर मौजूद है सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। तो अब होगा क्या इन प्रॉपर डिजाइनिंग से, तो देखिएगा कि इस वक्त ये नहीं जाएगा, याद रखिए ये नहीं जाएगा, बिकॉज इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ये वाटर है, ठीक है जी, और ये क्लोराइड है, क्लोराइड जाएगा उधर एनोड पे और इलेक्ट्रॉन लॉस करके तो यहां पर बबल बनेंगे और ये क्लोरीन गैस होगी। वाटर जो होगा वो आ जाता है यहां पर, कैसे कि H आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस, तो H आयन इधर से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो आपके पास हाइड्रोजन गैस आती है, यह है H2O और इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो हाइड्रोजन गैस आ गई है और हाइड्रोक्सिल आयंस आ गए। तो जो टोटल रिएक्शन है वो यह है, यानी क्लोराइड आयंस थे, वाटर है और रिएक्शन हो गया तो क्लोरीन गैस आ गई है, हाइड्रोजन गैस आ गई है और हाइड्रोक्सिल आयंस आ गए। अच्छा अब जरा सुनिएगा कि सोडियम पहले भी था अब भी है, अगर आप इधर सोडियम लिखते हैं तो लिख लें, ठीक है जी, तो फिर इधर भी आप लिखेंगे, तो जो टोटल रिएक्शन आप लिखते हैं वो इस तरह है कि सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे कि यहां पे क्या होगा, एक तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो कंटेनर में होगा, क्लोरीन एनोड पे जाएगी, हाइड्रोजन कैथोड पे जाएगी। तो यहां पर करेक्शन आप यहां पर जो आंसर है वो है हाइड्रोजन एट द कैथोड। 110,
इन अ ड्राई सेल मैंगनीज ऑक्साइड इज, ड्राई सेल में मैंगनीज ऑक्साइड, बस आपने याद नहीं करना, आपने इसे देख के समझना है। सिंपल फार्मूला बना लें और देख लें कि मैंगनीज का क्या स्टेट है। देखिएगा, ये है मैंगनीज ऑक्साइड MnO2। ड्राई सेल में जिंक इस्तेमाल होती है, तो मैंगनीज ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाती है Mn2O3 में। यहां पर मैंगनीज का स्टेट क्या है, 2 ऑक्सीजन है, -4, तो ये क्या होगा, ये आता है +4। तो जितना मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा वो उतना अच्छा कैथोड होता है। जैसे पिछले रिएक्शन में लेड जो था वो +4 स्टेट में था, PbO4 अगर आपको याद हो, यहां पर ये +4 स्टेट में है और इधर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो जरा क्रॉस करे तो इसका क्या स्टेट आएगा, इसका आएगा 2 और इसका आएगा 3। तो इसने क्या कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। और किसने लॉस किया, तो ड्राई सेल में जिंक है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इसका स्टेट जो है वो 0 से +2 हो गया और ये आपके पास ड्राई सेल है जो इस्तेमाल करते हैं। जिंक इज एनोड, मैंगनीज ऑक्साइड इज कैथोड। तो यही आपसे पूछ रहा है कि इन ड्राई सेल मैंगनीज ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट द कैथोड। इलेक्ट्रॉन लेगा, किसको ऑक्सीडाइज करे, जिंक को। तो ये है ना, इन अ ड्राई सेल मैंगनीज ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट द कैथोड। ए ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा 11 में देखिएगा, कहते कि व्हाट डज द साल्ट ब्रिज, यानी देखें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और ये क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऐसा नहीं कि पेपर में थोड़ा सा चेंज कर ले तो ड्राई सेल में रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और अब फिर आप खता हो जाए, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, द वन विच गिव्स इलेक्ट्रॉन। यानी एनोड इज रिड्यूसिंग एजेंट, कैथोड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 111 कहते कि व्हाट डज द साल्ट ब्रिज इन अ गैल्वानिक सेल डू। साल्ट ब्रिज क्या करता है, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशंस। तो सेकंड ऑप्शन सही है। 112 के इन अ लेड एसिड स्टोरेज बैटरी व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग डिस्चार्ज। कैथोड और एनोड दोनों पे ही लेड सल्फेट बनेगा, एनोड भी यानी लेड भी कन्वर्ट हो जाएगा लेड सल्फेट में और कैथोड लेड ऑक्साइड भी कन्वर्ट हो जाएगा लेड सल्फेट में। 112 में सी ऑप्शन करेक्ट है। 113 व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एंड दिस कंपाउंड। अच्छा इस ऑक्सीडेशन स्टेट पे एक छोटी सी बात हम कर लेते हैं, बिकॉज अगर कभी आ गया तो आप जरा इसे देखें, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट। क्या कहा, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए 2 चीज याद रखें, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व एंड बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट। का मतलब यह है, जरा देखिएगा कि HOH और सबकी तवज्जो हो, हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है यहां पे, 1। इस बॉन्ड में ऑक्सीजन का 1 इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -1 है। अब इस बॉन्ड को देखें, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, ऑक्सीजन का 1 इन्वॉल्व, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वो मोर है, तो ऑक्सीजन टोटल कितना आ गया। चलें जी, अब जरा इस तरतीब को इधर आपने देखना है, यह है H और लिखूंगा यह है मीथेन, और मीथेन के बाद मैं लिख लेता हूं कि यह है मेथनॉल। ठीक है जी, मेथनॉल, और फिर यह है मेथनॉल, यानी आप कह रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रही है, मीथेन, मेथनॉल, मेथनॉल और फिर मेथनोइक एसिड होगा ना। अच्छा अब जरा देखें, इसे तवज्जो दें कि किसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है और वही तरीका इस्तेमाल करें, बिकॉज ये वाले फार्मूले जो हैं वो एक्स वाला वो फिर फेल हो जाएगा। वो जो आप लिखते हैं, लाइक इधर देखें, आप लिखते हैं K2Cr2O7 और आप लिखते हैं 2 पोटाशियम है, +1 है, 2 क्रोमियम है, एक्स स्टेट है, 2 ऑक्सीजन है, -2 है, सॉरी 7 ऑक्सीजन है और -2 है इज इक्वल टू 0। इससे आप वो एक्स की वैल्यू मालूम करते हैं ना, तो ये सिंपल के लिए होगा। लेकिन अगर इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल आ जाए, ग्लूकोज, सक्रोज, फ्रक्टोज वगैरह, तो ये पर नहीं होता। तो आपने ये देखना है, जरा देखें, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन यहां पे क्या स्टेट रखेगा, -4। अच्छा कार्बन इसके लिहाज से -1, इसके लिहाज से -1, इसके लिहाज से -1, तो क्या स्टेट है इसका, -3। लेकिन उसके लिहाज से 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो +1, तो क्या स्टेट आता है,
इसका -2 आएगा, यहां पे -4 है। जरा इसे देखें, इसके लिहाज से -1, उसके लिहाज से -1, तो क्या हो गया -2। इधर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो +2, तो इधर क्या स्टेट है, 0 है। और इधर इसके लिहाज से -1 हो गया, और उसके लिहाज से +1, और इधर इसके लिहाज से +2, तो +1 +2 +3 और -1, तो ये है +3 -1, तो ये +2 स्टेट आएगा। ठीक है जी, तो जरूर ये एग्जांपल याद रखें कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जनाब, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और 114। व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये कहता है कि जितना करंट आप पास करेंगे उतना ही मेटल आयन जो होंगे वो ज्यादा डिपॉजिट होंगे उधर कैथोड पे। दूसरा फिर ये कहा था कि अगर दो डिफरेंट मेटल हो तो जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा वो ज्यादा मिकदार में डिपॉजिट होगा। ठीक है जी, तो सेम अमाउंट ऑफ करंट। तो इस वक्त यह है कि कंपेयरिंग मासेस ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड, दो सब्सटेंसेस से सेम करंट, यानी मिसाल के तौर पे 1 एम्पियर करंट आपने कॉपर आयन से पास किया, 1 एम्पियर करंट आपने मिसाल के तौर पे सिल्वर आयन से पास किया। कॉपर चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कॉपर +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कॉपर जो होगा वो सिल्वर के मुकाबले में, सिल्वर का 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, तो सिल्वर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। सी ऑप्शन है कि कंपेयरिंग मासेस ऑफ द सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड। 115 के एंड द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, विच गैस इज यूज्ड? हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड और उसका प्रेशर 1 atm रखा जाता है। आगे है 116 में कि विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल? तमाम एलिमेंट में सबसे ज्यादा एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन वो फ्लोरीन की है, बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। 117 के इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विच एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? अब इनकी बात हो रही है यहां पर, पोटाशियम, गोल्ड, जिंक और कॉपर। तो इस वक्त तो आपको याद है कि अल्कली मेटल्स हैं, लेकिन अगर पेपर में आपको दे दिया जाए, पेपर में, तो फिर उधर आप इसके रिडक्शन पोटेंशियल की बुनियाद पे बात करेंगे कि विच मेटल इज मोर रिएक्टिव। मेटल जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इट विल बी मोर रिएक्टिव। नॉन मेटल जितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इट विल बी मोर रिएक्टिव। यानी नॉन मेटल का जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिएक्टिव होगा, मेटल का जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो रिएक्टिव होगा। और हाइड्रोजन जो है वो दरमियान में आता है, हाइड्रोजन जो है वो दरमियान में है कि ये इलेक्ट्रॉन ले या लॉस करे, तो ये होगा H2, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हम लेते हैं 0, और इससे ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, लाइक फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है जी, फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है प्लस में, और इसके बाद फिर इनका नेगेटिव में है। ये सारे मेटल्स हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेने वाले उधर, देने वाले इधर मौजूद हैं। अच्छा, तो 17 में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विच एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव? तो यहां पर पोटाशियम, कॉपर, गोल्ड, जिंक। तो पोटाशियम है कि ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ आयरन व्हाट इज द प्रोडक्ट एट द कैथोडिक साइट? जरा देखिए, ये जो कोरोजन होती है ये भी गैल्वानिक है, याद रखें। हर जो टुकड़ा है, मिसाल के तौर पे मैं लोहा ले लेता हूं, तो उसमें इंतहाई ज्यादा मिलियंस एंड मिलियंस छोटे छोटे गैल्वानिक सेल्स होते हैं। लाइक ये देखें, ये मिसाल के तौर पे लोहे का टुकड़ा है, और ये एरिया लेट से कि ये कैथोडिक है, कैथोडिक एरिया ये वाला है, और ये एनोडिक है। आप सोचेंगे कि ये कैसा डेवलप हो गए एनोडिक एरिया? देखिए आसान सी बात है, स्ट्रेसेस बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। चले ये लोहे का टुकड़ा है, ठीक है जी, अगर ये टुकड़ा जो है कुछ हिस्सा इसका लेट से ज्यादा एयर में मौजूद है और कुछ जो है वो धूप में मौजूद है, कुछ ठंडी एरिया में मौजूद है, या ये लोहे का टुकड़ा है किसी ने ऐसे ही इसको टक दे दिया है, स्ट्रेसेस बराबर नहीं होती। जो रिलैक्स एरिया है वो एनोड होगा, जो स्ट्रेस्ड एरिया है वो कैथोड होगा। एनोड इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कैथोड को, तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करते हैं, यहां पे आयंस आ जाते हैं, और यहां पे पानी जो होगा, चूंकि मॉइस्चर तो जरूरी होती है क्या इसके लिए, मॉइस्चर मौजूद है, ठीक है जी, तो ये जो वाटर है वो इधर आएगा और इन इलेक्ट्रॉन को लेके बना देगा हाइड्रोक्सल आयन। तो इस तरह फेरस हाइड्रोक्साइड
और फिर ये आयरन कुछ इलेक्ट्रॉन और लॉस करके तो फेरिक हाइड्रोक्साइड भी बन जाती है। तो हमारे पास जो है वो इस वक्त क्या आ रहा है, ये है हाइड्रोक्साइड आयन 118। 19 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस की एप्लीकेशन। फ्यूल कंबस्शन, इलेक्ट्रोलिसिस में हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं कि मेटल को कैथोड बना दिए तो बाकी जो मेटल आयंस है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है जी। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी हम कर सकते हैं। कैसे, अगर ये कॉपर है ब्लॉक बड़ा और ये इम्प्योर है तो इसको आप डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन या थोड़ा सा एसिड डाल के तो कॉपर इधर डिजोल्व होगा, इम्प्योरिटीज बैठ जाएंगी और सिर्फ कॉपर आयंस होंगे वो आगे के तौर पर डिपॉजिट होंगे। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डी ऑप्शन है 119 कि which of the following is not an application of electrolysis, so that is fuel combustion। 120 कि which of the following metal cannot displace hydrogen from dilute acid। याद रखें हाइड्रोजन का पोटेंशियल क्या है, जीरो, हमने जीरो लिया है। कॉपर का प्लस 34 है, तो कॉपर का पोटेंशियल जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। सो अगर इनकी कंपटीशन होगी, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन आयंस है और ये कॉपर है, तो ये उधर से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, बिकॉज कॉपर का अपना पोटेंशियल 0.34 है वोल्ट है और इसका जो पोटेंशियल वो जीरो, वो ज्यादा है इससे, तो वो क्यों लॉस करे इलेक्ट्रॉन। आगे जाइए, कहता है कि द फंक्शन ऑफ द पोरस सेपरेटर इन गैल्वेनिक सेल, तो ये है फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ आयंस या टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी या कि आप कंप्लीट करें सर्किट को, तो ये तमाम इसके फंक्शंस हैं। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक टू दैट इज -0.76। व्हाट डज द नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट, तो ये है कि जिंक जो है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी जितना नेगेटिव इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो उतना ही ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। सही है, सही है, बिल्कुल पूछें। क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और अब अगर आप कुछ पूछना चाहें, 80 में ये कहता है कि व्हाट हैपेंस टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। देखिए आसान सी बात है, ये हमारे पास है एनर्जी प्रोफाइल, रिएक्टर ने इतनी एनर्जी ले ली और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो ये एनर्जी लेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और अब अगर किसी और की एनर्जी इधर ज्यादा है, एक्टिवेशन से ज्यादा है, सो वो तो वैसे भी कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। अब अगर आपने हीट ज्यादा कर दिया तो कुछ मॉलिक्यूल जो इधर थे वो भी छलांग मार के उधर जा सकते हैं। सो जब आप हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, so fraction percentage of those molecule will increase which have energy equal to or greater than activation energy, और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जी 75, ठीक है जी जनाब। ये कहते हैं कि if doubling the concentration of CO doubles the rate of reaction while holding NO2 concentration constant, what is the order of reaction with respect to CO? ये फर्स्ट ऑर्डर होगा। ये इस रिएक्शन की बात हो रही है, देखिएगा ये कहता है ये CO और NO2 प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया, ये CO2 और NO आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड इसने ऑक्सीजन ले लिया ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कहता है कि इफ डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ CO डबल्स द रेट, कि अगर आपने इसकी कंसंट्रेशन 0.1 रखी, रेट कितना था, लेट से 0.25 था, अब अगर आपने इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दी तो रेट जो है वो भी डबल हो गया है। और हमने इसको भी 0.1 रखा पहले भी और बाद में सेकंड एक्सपेरिमेंट भी 0.1, तो जब आपने इसको डबल किया और रेट डबल हुआ तो इसका मतलब है कि अब आपने रेट एक्सप्रेशन को ये लिखना है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी के, और इसके लिहाज से ये और उसके लिहाज से वी डोंट नो, बिकॉज हम उसकी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो पता चलेगा रेट कितना बड़ा, तो फिर हमें पता चलेगा कि NO2 के लिहाज से क्या ऑर्डर है। सही है।